नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित का प्रैक्टिकल फाइल लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, ऊपरी पृष्ठ पे आपको डायट या महाविद्यालय का नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए कि डीएलएड प्रशिक्षण द्वितीय सेमेस्टर, और फिर अपना सत्र लिख लेंगे जो आपका सत्र होगा। प्रशिक्षु का नाम, कंट्रोल नंबर या रोल नंबर, फिर विषय है गणित शिक्षण। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको विषय सूची बनानी होगी। इस विषय सूची में आपको देखिए 3 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, विषय वस्तु और पृष्ठ संख्या। यहाँ देखिए क्रम संख्या 1 पे है विषय वस्तु शिक्षण विधियों का महत्व, जो कि पृष्ठ संख्या 2 पर है। और दूसरा है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषताएं। और तीसरा है लघुत्तम समापवर्त निकालने की भाग विधि। और चौथा है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पांचवा है गुणनखंड के महत्वपूर्ण सूत्र। और छठा है आयत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7वां देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें। 8वां पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। 9वां है रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, आते हैं पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या है, शिक्षण विधियों का महत्व, जिसमें है नंबर 1 पथ प्रदर्शन की योग्यता होना। अच्छी शिक्षण विधि उसे कहा जाता है जिसमें बालक का उचित पथ प्रदर्शन किया जाता है। यह पथ प्रदर्शन शिक्षक इस ढंग से करता है कि बालक सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। नंबर 2 देखिए सहानुभूतिपूर्ण होना। उत्तम शिक्षण पद्धति बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होती है। उसमें भय तथा आतंक का कोई स्थान नहीं होता है। शिक्षक छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है। तीसरा सहयोगपूर्ण भावना। अच्छी शिक्षण पद्धति शिक्षक और छात्रों के सहयोग से चलती है। शिक्षक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ छात्रों को सहयोग भी करता है। नंबर 4 प्रेरणादायक होना। अच्छी शिक्षण पद्धति छात्रों को सीखने की प्रेरणा देती है। नंबर 5 पूर्व ज्ञान पर आधारित होना। पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक नवीन ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेता है। नंबर 6 उपचार पूर्ण होना। अच्छी शिक्षण पद्धति में छात्रों की भूलों का सावधानी एवं सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उपचार किया जाता है। नंबर 7 क्रियाशीलता के अवसर। प्रभावशाली शिक्षण पद्धति में बालकों को क्रियाशीलता के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 है यह वह बालक है जो कक्षा के कार्य में पिछड़ जाता है। नंबर 2 इनमें स्वनिर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। नंबर 3 ऐसे बालकों में जन्मजात मानसिक योग्यता सामान्य बालक से कम होती है। नंबर 4 कक्षा में प्रायः पीछे बैठने का प्रयास करते हैं। नंबर 5 ऐसे बालकों में मानसिक विकास की गति कुछ मंद होती है। नंबर 6 प्रश्न पूछने पर उनकी मुखाकृति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी हो। नंबर 7 गणित जैसे विषयों में जिनका संबंध बौद्धिक ग्राह्यता से अधिक होता है। नंबर 8 ऐसे बालक समाज में समायोजन नहीं कर सकते हैं। नंबर 8 संवेगात्मक दृष्टि से ये सामान्य बालक के समान होते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी सेमेस्टर के प्रैक्टिकल फाइल को देखने को मिल जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम अगले शिक्षण बिंदु पे आते हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने की भाग विधि,
जिसमें नंबर 1 जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं। नंबर 2 ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। नंबर 3 जो संख्या या संख्याएं उस संख्या से भाज्य हैं उनका भागफल और जो अभाज्य हैं उनके जैसे को तैसा उनके नीचे पंक्ति में लिख देते हैं। नंबर 4 पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या को छोटे से छोटा ऐसे गुणनखंड हो जिससे ज़्यादा संख्याएं विभाजित हो जाएं। नंबर 5 फिर 3 में बताए नियमानुसार लिखते हैं। और नंबर 6 फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा करके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, 36, 24, 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। 36, 24, 30 देखिए 2 से डिवाइड किया गया है तो 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा, 12 24 को डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, 30 को करेंगे 15 हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 और 2 6 12 और 2 से 15 नहीं कटेगा, 15 उतार लेंगे। अभी भी 2 से काटेंगे, 9 9 ही कटेगा, 9 को उतार लेंगे, 6 कट जाएगा, 2 3 6 और 15 नहीं कटेगा, 15 उतार लेंगे। अब 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, 3 1 9 3, 3 5 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, या 3 1 9 3, 1 उतार लेंगे, 3 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे। अब 5 से काटेंगे, 1 1 5 1 9 5। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 360, यही हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अब अगला शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इसमें नंबर 1 है किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। नंबर 2 किसी संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। नंबर 3 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद नंबर 4 किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या होती है तथा बाईं ओर पूर्ववर्ती। नंबर 5 किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। नंबर 6 ली गई प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। नंबर 7 कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। इसके बाद नंबर 8 पे आते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। नंबर 9 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नंबर 10 प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। अब अगला शिक्षण बिंदु है गुणनखंड के महत्वपूर्ण सूत्र। नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इसके बाद नंबर 4 a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। पाँचवां a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। छठा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। सातवां a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। आठवां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नवा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है आयत रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत एक चार भुजाओं वाली आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तो यहाँ देखिए यह एक आयत है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसकी सामने की भुजा यह, इसके सामने भुजा आपस बराबर, प्रत्येक कोण जो है 90-90 अंश के हैं। तो यहाँ देखिए भुजा ए बी बराबर भुजा डी सी, ए डी बराबर भुजा बी सी और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर सब प्रत्येक 90-90 अंश के हैं। यहाँ सूत्र देखिए क्या निकल के आ रहा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा लंबाई बराबर अगर निकालना है
तो अब आयत के क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग पड़ जाएगी, और चौड़ाई निकालना रहे तो आयत के क्षेत्र में लंबाई से भाग पड़ जाएगी। चौथा है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर करणी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें। पहला है कोण भुजा कोण सर्वांगतमता। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उसके नज़दीक वाली भुजा क्रम से दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उसके नज़दीक वाली भुजा के बराबर हो। नंबर 2 भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण क्रम से दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। नंबर 3 समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। 2 समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण के बराबर हो। नंबर 4 भुजा 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 सर्वांग समता। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। नंबर 1 योग का संवरक गुण। यदि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे 2 धन 3, 2 धन 3 बराबर 5। यहाँ 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या, इनका योगफल भी पूर्ण संख्या है। नंबर 2 योग का क्रम विनिमय नियम। 2 धन पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका योगफल समान होता है। 2 धन 3 बराबर 3 धन 2। अब देखिए 2 में 3 जोड़ा गया तो 5 निकल गया, अब 3 में 2 जोड़ा तभी 5 हुआ, तो आपस में बराबर योग है। तीसरा है योग। तीसरा देखिए क्या है, योग का तत्समक अवयव। वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है योग का तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे 2 में जब 0 को जोड़ा गया है तो कितना प्राप्त, 2 प्राप्त हुआ है, या 0 में 2 जोड़ा जाए तो 2 प्राप्त होगा। 0 जो है वही योग का तत्समक अवयव कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 योग का साहचर्य गुण। 2 3 5 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो देखिए 2 और धन 3 धन 5, 2 में 3 और 5 को जोड़ने पर वही प्राप्त होगा जो 2 और 3 के योगफल में 5 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। यह योग संक्रिया का साहचर्य गुण कहलाता है। अगला शिक्षण बिंदु है रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि आर्यन की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। यहाँ देखिए माना श्याम की वर्तमान उम्र x वर्ष है। प्रश्नानुसार आर्यन की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है तो x धन 5 हो जाएगा। आर्यन की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो x धन 5 बराबर कितना हो जाएगा 28। तो x बराबर 5 को पक्षांतर करेंगे 28 माइनस 5 तो x बराबर 23 वर्ष हो जाएगा। अतः श्याम की वर्तमान उम्र 23 वर्ष। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे यूजफुल और वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। धन्यवाद।